हे गाइस, वेलकम बैक। और इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है और ज़्यादा कुछ अभी हो नहीं रहा था, तो थोड़ी मोड़ी कुछ छोटी मोटी बातें सामने आई हैं, तो मुझे लगा उनके बारे में बात करनी चाहिए। तो आज उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैं बात करना चाहता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले प्लेयर बन गए हैं इस कैलेंडर ईयर की। अगर हम बात करें, 40 गोल स्कोर किए हैं उन्होंने 2023 में, जो उनको सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाला प्लेयर बनाता है। उसके बाद अगर हम बात करें पोर्चुगल के लिए, तो पिछले 7 मैचेस में 9 गोल स्कोर किए हैं उन्होंने। और अल नसर के लिए बात करें तो इस सीज़न उनके 11 अपीयरेंसेस में 11 गोल्स हैं ऑलरेडी, और टोटल उन्होंने कई सारे गोल स्कोर करके टोटल जो उनका आंकड़ा है 40 गोल का हो गया है इस सीज़न। तो एक ही बात कहना चाहूँगा मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो देखिए, अब यहाँ पर मुझे पता है बहुत लोग आके बोलेंगे कि नहीं यार, ये तो सऊदी लीग है, ये तो ये लीग है, ये तो वो लीग है। देखिए, 38 की एज में जिस तरीके की आपको एक एनर्जी, एक ड्राइव और एक उत्साह दिख रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो में, आई थिंक वही देख के हम सबको खुश होना चाहिए। आप चाहे रोनाल्डो से नफरत करें, चाहे आप रोनाल्डो को प्लेयर ना माने, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेवकूफ़ाना चीज़ है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत लोग जो है रोनाल्डो के बारे में कुछ भी लिख देते हैं। ही इज़ द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर ऑफ दिस जनरेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। माइट बी द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर एवर अगर हम देखें द गेम ऑफ फुटबॉल। और 38 की एज में भी इस तरीके के आउटपुट देना, और आर्ग्यूबली ही हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर ऑफ सऊदी प्रो लीग, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखिए, एक क्लोजर ज़रूर चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो वो अपने आप को टॉप कंडीशन में रख रहे हैं। पोर्चुगल के लिए भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी बॉस्निया के अगेंस्ट भी उन्होंने गोल स्कोर किए, और वो चाहते हैं कि जितना हो सके वो अच्छा परफॉर्म करें पोर्चुगल के लिए 2024 यूरो में। और एक स्टेटमेंट और आई है कि वो चाहते हैं कि 2026 वर्ल्ड कप भी वो खेलें पोर्चुगल के लिए। तो अभी देखिए, 2026 तो बहुत दूर है, बिकॉज 3 साल इनफैक्ट, अभी अगर हम 2023 में 2-2.5 साल जितना भी टाइम बचा है उस वर्ल्ड कप के लिए, बहुत लंबा टाइम होता है, और हम कह नहीं सकते कि इतने लंबे टाइम में क्या हो जाएगा। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस फिटनेस में है, जिस शेप में है, और जिस तरीके के उनके अभी चल रहे हैं, गोल स्कोरिंग प्राउस उनकी चल रही है, और सऊदी लीग भले ही अभी फिर भी एक इनिशियल स्टेजेस में हो वो बड़ी लीग बनने के, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड अगले 1-2 सीजन्स में जिस तरीके के प्लेयर्स वो साइन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं उस लीग का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर उस लीग में एट द एज ऑफ 38-39 क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज स्टिल द बेस्ट प्लेयर, तो आप देख सकते हैं कि वो किस लेवल पे इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। तो प्लीज़, मतलब मैं यही कहूँगा कि यार, उनके अचीवमेंट्स हैं और जो उनका कंट्रीब्यूशन है टू फुटबॉल, उसको आप अप्रिशिएट कीजिए यार। और मतलब ही इज़ वन ऑफ द गोट्स यार, मतलब ऐसा प्लेयर हमने कभी देखा नहीं है ना, शायद हम कभी देखेंगे। ही इज़ अ स्पेसिमेन। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ही इज़ पीक ह्यूमन फिटनेस अगर हम देखें तो मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने ऐसा नहीं बोला है जो अभी मैं बोल सकता हूँ उनकी तारीफ़ में। एंड आई जस्ट होप कि जो वो कर रहे हैं उसको वो इन्जॉय करते रहें, एंड वी गेट टू सी मोर एंड मोर ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात हो गई तो मैसी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज आप लोग तो कमेंट्स में वो करने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कर देता हूँ। एक और न्यूज़ आ रही है कि मैसी अपना 8th बैलन डोर जो है वो जीतने वाले हैं, उनको ही प्रेजेंट किया जाएगा 30 अक्टूबर को। तो देखिए, अब इसमें मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि चाहे हालैंड को मिले, चाहे मैसी को मिले, किसी को भी मिलता है वो सही मिलेगा, बिकॉज दोनों प्लेयर्स ने अपने आप को प्रूव किया है। अगर हम मैसी की बात करें तो उनके लिए बोला जाता है कि भाई उन्होंने तो सिर्फ वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, और हालैंड जो है एक पूरे ओवर अ कोर्स ऑफ लंबा उनका सीज़न रहा है, और वहाँ पे उन्होंने ट्रेबल वगैरह जीता है, हाईएस्ट गोल स्कोरर थे मैन सिटी के लिए, और उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप का वेटेज ना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है वर्ल्ड कप का वेटेज। अगर आप 2002 में देखें रोनाल्डो का जो वर्ल्ड कप कैंपेन था, उसकी वजह से उनका जो एक क्लेम था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था फॉर बैलन डोर। 2006 में इटली वर्ल्ड कप जीती थी, फाबियो कैनेवारो उनका जो था एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था, कैप्टन थे वो इटली के, और इटली वर्ल्ड कप जीती थी, एंड ही इज़ द लास्ट डिफेंडर टू हैव वन अ बैलन डोर। फिर उसके बाद 2018 में देखें हम लूका मॉड्रिच। तो ऐसा नहीं है कि मैसी का लीग सीजन भी खराब था, आई थिंक मैसी ने इंडिविजुअल लेवल पे तो लीग में अच्छा ही परफॉर्म किया था, और पीएसजी ने टाइटल भी जीता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लीग में बहुत ख़राब किया है पीएसजी ने या मैसी ने कुछ बहुत ख़राब किया था। बट वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस होती है वो आपको इंस्टेंटली मतलब एलिवेट कर देती है। और
अगर फ्रांस वर्ल्ड कप जीत जाती और एम्बापे अगर मतलब उस टूर्नामेंट के गोल्डन बूट विनर हैं तो एम्बापे भी उस कॉन्वर्सेशन में आ जाते हैं। अगर फ्रांस वर्ल्ड कप जीत जाती तो इतना ज़्यादा वेटेज होता है। मतलब एम्बापे इसलिए नहीं है इस बार कॉन्वर्सेशन में बिकॉज वो फ्रांस वर्ल्ड कप हार गई, फ्रांस पेनल्टी शूट आउट हार गई, वरना आप एम्बापे को भी ला सकते हैं इस कॉन्वर्सेशन में यदि फ्रांस जीत गई होती तो इतना ज़्यादा जो है महत्व होता है वर्ल्ड कप का। और ये जो चीज़ होती है बैलन डोर एक बहुत ही ओपिनियन बेस्ड चीज़ है। वहाँ पे भी जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं वो अपने हिसाब से वोटिंग करते हैं, वो अपने फेवरेट प्लेयर के लिए वोट करते हैं, वो अपनी गेम की समझ के हिसाब से वोट करते हैं, उनके भी फेवरेट्स होते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा लड़ने की या बुरा मानने की बात नहीं है। कोई डेफिनेटिव चीज़ नहीं है कि अगर बैलन डोर आपको मिलता है तो ही आप बेस्ट प्लेयर हैं। बहुत बार हुआ है कि हमारी ओपिनियन में किसी और प्लेयर को मिलना चाहिए था, किसी की ओपिनियन में किसी और प्लेयर को मिलता है हमेशा। तो ऐसा सही गलत कुछ नहीं होता इसमें। बिकॉज देखिए क्या होगा यहाँ पे, मेसी को तो कुछ और प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, 7 बैलन डोर ऑलरेडी है उनके पास। फालतू में जो जगह है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगी और वो तो खैर एनीवेज होगी, हालैंड को भी मिलेगा तो भी होगी। तो मुझे तो पर्सनली फ़र्क पड़ता नहीं किसको भी मिलेगा। मेरे ओपिनियन में आई थिंक हालैंड शुड गेट इट। मेरे हिसाब से लंबे पीरियड में तक करना वो चीज़ जो है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। बट आई गेट दी आर्ग्यूमेंट कि मेसी को अगर मिलता है तो मुझे कोई मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं मेसी को मिल रहा है तो गलत है। अगर आप मुझसे पूछेंगे हालैंड और मेसी तो मैं हालैंड का नाम लूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मेसी को मिल रहा है तो वो गलत मिल रहा है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इसी तरीके से सबका पर्सनल ओपिनियन होता है। लेकिन ओपिनियन की रिस्पेक्ट करने वाली जो चीज़ है वो हमारे है नहीं, वो कॉन्सेप्ट है नहीं कि हम आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं या हम जो है आप जो कह रहे हैं हम उससे सहमत नहीं है लेकिन स्टिल आपके पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ तो हमारे यहाँ होती नहीं है। हैंस सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ होती रहेंगी और इस कॉमेंट सेक्शन में भी मुझे पता है बहुत ज़्यादा गंद फैलने वाला है। तो ये जो है इन दो चीज़ों पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आई थिंक आप लोगों ने अभी तक पढ़ ली होगी, स्पोर्ट बाइबल ने एक आर्टिकल डाला है इस पे कि आयरलैंड जो है अगर अपना मैच हारती है नेदरलैंड से नेक्स्ट यूएफए यूरो क्वालिफिकेशन का तो उनका चांस बनता है क्वालिफाई करने के लिए। जी हाँ, अगर आयरलैंड खुद हारती है नेदरलैंड से तो क्या माजरा है, ये क्या चक्कर है पूरा, इस पे एक बार नज़र डालते हैं। तो यूएफए यूरो की क्वालिफिकेशन चल रही है अभी, ठीक है, यूएफए यूरो 24 की जो है वो क्वालिफिकेशन चल रही है। अब ग्रुप बी पे आप एक बार नज़र डालिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप बी में है फ्रांस हैं, नेदरलैंड्स हैं, ग्रीस हैं, आयरलैंड है और जिब्राल्टर हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या टॉप 2 टीम्स ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगी। तो फ्रांस जो है उनको कोई खतरा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो चुके हैं। अब देखिए एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी ये है कि ग्रीस अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। मान लीजिए नेदरलैंड्स अपने 2 मैच हार जाती है अगले और ग्रीस जो है अपना मैच जीत जाती है लास्ट, तो पॉसिबिलिटी है कि ग्रीस जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे और नेदरलैंड्स जो है वो 3rd प्लेस पे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या पेच है, क्यों हारना है आयरलैंड को। अब देखिए आयरलैंड तो क्वालिफाई कर ही नहीं सकती ऑटोमेटिकली यहाँ से, लेकिन अब आप पूछेंगे कि नेदरलैंड से हारने से उनको फ़ायदा क्या है। अब देखिए अगर वो नेदरलैंड से हारते हैं तो मैथमेटिकली इंश्योर हो जाएगा कि नेदरलैंड जो है क्वालिफाई कर जाएगी अपने जो ग्रुप से है, डायरेक्ट वो क्वालिफाई कर जाएंगे यूएफए यूरो 2024 में। और मान लीजिए एक मैच हार भी जाती है नेदरलैंड्स अपने 2 में से, तो ग्रीस अपना मैच हार के नेदरलैंड से उनको क्वालिफाई करा देगी क्योंकि टॉप 2 टीम्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेंगी। तो फ्रांस के साथ नेदरलैंड्स चली जाएगी। अब ग्रीस उस केस में 3rd हो जाएगी। जैसा आप अभी टेबल देख रहे हैं ये सेम टेबल रहेगी अगर आयरलैंड हारती भी है तो। अब उससे फायदा क्या है, अब देखिए अगर ग्रीस 2nd रहती है और नेदरलैंड्स 3rd रहती है तो ग्रीस और फ्रांस ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगे और नेदरलैंड्स 3rd हो जाएगी। अब जो टीम 3rd आएगी ना हर ग्रुप में उसकी यूएफए नेशंस लीग की रैंकिंग देखी जाएगी। अब वो रैंकिंग में क्या है, आयरलैंड नीचे है नेदरलैंड से यूएफए नेशंस लीग की रैंकिंग पे अगर आप एक बार नजर डालेंगे तो उस लिहाज से नेदरलैंड्स जो है वो प्लेऑफ खेलने चली जाएगी। वापस से सुनिए आप, जो टीम 3rd आएगी उसकी रैंकिंग देखी जाएगी बाकी टीम से उसके ग्रुप में और फिर उस हिसाब से एक प्लेऑफ स्पॉट जो है वो रिजर्व किया गया है यूएफए नेशन लीग की रैंकिंग के हिसाब से कि जिस टीम की रैंकिंग्स ऊपर है वो टीम वहां पर जाएगी। तो नेदरलैंड्स यदि 3rd आती है और आयरलैंड जो है वो नीचे है नेदरलैंड से रैंकिंग में यूएफए नेशंस लीग की, तो जो प्लेऑफ स्पॉट है वो नेदरलैंड्स को चला जाएगा। यहीं पर अगर ग्रीस 3rd आती है, भले ही वो टेबल में अभी इस क्वालिफाइंग टेबल में आयरलैंड से ऊपर है, लेकिन यूएफए नेशंस लीग में आयरलैंड की रैंकिंग ग्रीस से बेहतर है, हैंस वो प्लेऑफ स्पॉट जो है वो आयरलैंड को मिलेगा। तो आयरलैंड के पास एक और चांस होगा क्वालिफाई करने का यूएफए यूरो 2024 में। तो आयरलैंड यहां पे नहीं चाहेगी कि ग्रीस किसी भी सूरत में 2nd आए
और ग्रीस कैसे सेकंड नहीं आ सकती अगर आयरलैंड खुद हार जाए नेदरलैंड से, और उनको अब तो मतलब ही नहीं है इस टेबल से कि क्या होता है, उनको बस एक चीज़ इंश्योर करनी है कि नेदरलैंड अब डायरेक्टली क्वालिफाई करे और ग्रीस थर्ड नहीं आनी चाहिए। तो क्या बोलूँ मैं उसको, मतलब ये लूप होल बोले इसको कि ग्लिच बोले कि सिस्टम खराब है, क्या क्या बोला जाए इसको। नेशंस लीग को ऑलरेडी इतना क्रिटिसिज्म मिलता है बिकॉज आपने एक ग्लोरीफाइड फ्रेंडलीज को एक टूर्नामेंट में आपने बदल दिया है। नाउ टीम्स हैव समथिंग टू प्ले फॉर, और आप पहले बोलते थे कि नहीं अच्छा है, छोटी टीम्स के लिए भी एक कॉम्पिटिटिव माहौल क्रिएट हो जाता है, लेकिन प्लेयर्स ने आगे आके बोला था इस चीज़ को कि भले ही आप एक फ्रेंडली सा टूर्नामेंट करा रहे हैं, लेकिन जब आपने इसको एक कॉम्पिटिटिव लुक दे दिया है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम इतनी ज़्यादा फुटबॉल इतने कम टाइम में खेल रहे हैं। और बहुत सारे फुटबॉलर्स ने कहा है कि इंजरीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं फिजिकली एंड मेंटली। बट यूएफए का एक डिसीजन है कि यूएफए नेशंस लीग का भी जो है से होगा यूरोपियन क्वालिफायर्स में, यूएफए यूरो की जो चैंपियनशिप है उसमें। और ये इस वजह से कितना ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया, कितनी बेकार सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ऑल्दो नेदरलैंड्स वैसे ही मुझे लगता है कि हरा के पहुंच जाती, ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती, और हो सकता है ग्रीस अपना अगला मैच जीते ही ना, तो वो वैसे ही बाहर हो जाए। वो तो है एक पॉसिबिलिटी कि इस चीज़ पे आए ही नहीं बात कि ग्रीस पहले ही बाहर हो जाए और नेदरलैंड जो अपने आप चला जाए, इतने खिंचे ही नहीं है मैटर, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यूएफए नेशंस लीग की वजह से कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो ये एक चीज़ है। तो आपकी क्या राय है इस पे यार, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मतलब डू यू थिंक कि किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जहाँ पे टीम खुद जानबूझ के हारे, जिससे उनके क्वालिफिकेशंस के जो हैं वो चांसेस बने, या फिर इस चीज़ को रीविजिट करने की ज़रूरत है कि अगर ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है फिर से तो इसके लूप होल्स जो है इनको प्रिवेंट किया जाए और इस तरीके की चीज़ जो है उसको ना होने दिया जाए। बिकॉज यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे कि आयरलैंड को फ़ायदा यहाँ, आयरलैंड ड्रॉ भी नहीं कर सकते, आयरलैंड को जीतना ही है मैथमेटिकली इंश्योर करने के लिए कि नेदरलैंड्स क्वालिफाई हो। तो कितनी अजीब बात है, मतलब मैं हारूंगा तो मेरे को क्वालिफिकेशन का चांस मिलेगा, और ग्रीस के लिए कितना ज़्यादा अनफेयर है ये, ग्रीस की क्या गलती है इसमें। तो अजीब सी बात है ये, और आपकी क्या राय है इसमें, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है इस यूएफए नेशंस लीग के पूरे फॉर्मेट पे, और क्या यूएफए नेशंस लीग का इस्तेमाल होना चाहिए यूएफए यूरो की क्वालिफिकेशन में, तो वो भी मुझे बताइएगा, और मेसी और रोनाल्डो पे भी अपने व्यूज़ दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।